कहानी एक ऐसे दिन शुरू होती है जैसा कोई और दिन होता है। थैंक्स गिविंग की पूर्व संध्या पर एक क्रिस्प ऑटम दोपहर। तारीख 24 नवंबर 1971 थी। एक ऐसा समय जब हवाई यात्रा में अभी भी एक निश्चित ग्लैमर था, फिर भी इसमें वह सख्त सुरक्षा उपाय नहीं थे जो आज इसे परिभाषित करते हैं। ओरेगन के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री इधर उधर भाग रहे थे। उनके दिमाग में छुट्टियों की योजनाएं और पारिवारिक समारोह थे। उनमें एक आदमी था, शांत और मामूली। उसे 40 के दशक के मध्य में बताया गया था। एक डार्क बिजनेस सूट में, एक काली टाई और एक क्रिस्प सफेद शर्ट। उसके पास एक काला अटैच केस था। उसने सीटल वॉशिंगटन की 30 मिनट की छोटी यात्रा के लिए फ्लाइट 305 पर एक तरफा टिकट खरीदा। काउंटर पर किसी ने भी, न ही उसके किसी साथी यात्री ने, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वह भीड़ में बस एक और चेहरा था। जैसे ही बोइंग 727 विमान अपनी देर शाम की उड़ान के लिए तैयार हुआ, कूपर ने अपनी सीट 18C विमान के पिछले हिस्से में ले ली। उसने शांति से एक बॉर्बन और सोडा ऑर्डर किया, एक सिगरेट जलाई। उस समय उड़ानों पर यह एक पूरी तरह से अनुमेय कार्य था और पोर्टलैंड शहर को नीचे रिसीडिंग देखा जैसे ही विमान ग्रे ओवरकास्ट आकाश में ऊपर चढ़ा। उसके व्यवहार के बारे में सब कुछ सामान्यता का सुझाव देता था। वह पोलाइट, कंपोज्ड और पूरी तरह से अनरिमार्केबल था। घबराहट का कोई संकेत नहीं था। वह खुलेआम छिपा हुआ एक फैंटम था, एक ऐसा आदमी जो एक ऐसे कार्य के कगार पर था जो दशकों तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली कानून प्रवर्तन एजेंसी को बैफल करेगा। उड़ान 1/3 से भी कम भरी हुई थी। वातावरण रिलैक्स था। फ्लोरेंस शेफनर, अटेंडेंट में से एक, उसे बस एक और यात्री के रूप में देखती थी जिसे अटेंड करना था। केबिन में व्याप्त शांति एक नाजुक विनियर थी जो जल्द ही कागज के एक टुकड़े पर लिखे कुछ शब्दों से बिखर जाएगी। सेक्शन 2 द नोट, द बॉम्ब एंड द डिमांड टेक ऑफ के तुरंत बाद डैन कूपर नाम के आदमी ने अपनी चाल चली। उसने शांति से फ्लोरेंस शेफनर को बुलाया, यह मानते हुए कि वह बस एक और यात्री था। उसने शुरू में मुस्कुराया और उसके दिए हुए मुड़े हुए नोट को अपनी जेब में रख लिया। शेफनर ने चुपचाप नोट निकाला और उसकी सामग्री पढ़ी। नीटली ऑल कैपिटल लेटर्स में एक फेल्ट टिप पेन से लिखा गया संदेश टेरिफाइंगली सीधा था। उसने अपना अटैच केस खोला। एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए उसने तारों का एक कंफ्यूजिंग टैंगल देखा और 4 लाल सिलेंडरों की 2 पंक्तियां। यह जानना असंभव था कि डिवाइस असली था या एक क्लेवर ब्लफ, लेकिन उस पल में यह दुनिया में सबसे वास्तविक चीज थी। फिर उसने अपनी मांगों को बताया। वह $2 लाख नेगोशिएबल अमेरिकी करेंसी में चाहता था। उसने 4 पैराशूट भी मांगे, 2 प्राइमरी बैक शूट्स और 2 रिजर्व चेस्ट शूट्स। एक परप्लेक्सिंग डिटेल जिसने जांचकर्ताओं को अटकलों में डाल दिया। सेक्शन 3 ए कैलकुलेटेड एक्सचेंज ऑन द टर्मैक, ए कैलकुलेटेड एक्सचेंज ऑन द टारमैक। जबकि जमीन पर अधिकारी उसकी मांगों को पूरा करने के लिए दौड़े, कूपर ने विमान को लगभग 2 घंटे तक प्यूगेट साउंड के चारों ओर चक्कर लगवाया ताकि पैसे और पैराशूट तैयार हो सकें और ईंधन भी जले। इस दौरान वह रिमार्केबली कंपोज्ड रहा। उसने दूसरा बॉर्बन और सोडा ऑर्डर किया और इसके लिए भुगतान किया। फ्लाइट अटेंडेंट से शांतिपूर्ण बातचीत की, कभी आवाज नहीं उठाई। वह एक मेथोडिकल ऑपरेटर था जो एक प्रिसाइज प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा था। आखिरकार लगभग शाम 5:45 पर बोइंग 727 सिएटल टैकोमा पर उतरा। विमान को टर्मैक के एक रिमोट ब्राइटली लिट सेक्शन में ले जाया गया। उसने पुलिस स्नाइपरों को रोकने के लिए केबिन लाइटें धीमी करने का आदेश दिया। एक्सचेंज एक सिंपल 1 पर्सन अफेयर होना था। एक सिंगल एयरलाइन कर्मचारी को विमान के पास पैदल जाने का निर्देश दिया गया। उसे $2 लाख नकद दिया गया और एक नैपसैक जिसमें 4 पैराशूट भरे थे। तनाव विमान के अंदर और दूर से देख रहे अधिकारियों के लिए स्पष्ट था। उनके हाथ बॉम्ब के खतरे से बंधे थे। जब डिलीवरी की पुष्टि हुई तो कूपर ने सभी 36 यात्रियों को डीप्लेन करने की अनुमति दी। फ्लोरेंस शेफनर और एक अन्य सीनियर अटेंडेंट को भी उतरने दी। लोगों को अनहार्म्ड छोड़ना उसे अधिक हिंसक हाईजैकर्स से अलग करता है। उसका लक्ष्य लोग नहीं थे मगर पैसा था। उसकी कार्यप्रणाली लेवरेज की थी, खून खराबे की नहीं। अब केवल कूपर और फ्लाइट क्रू बचे थे। कैप्टन स्कॉट, फर्स्ट ऑफिसर बॉब रेटैगजैक, फ्लाइट इंजीनियर H.E. एंडरसन और फ्लाइट अटेंडेंट टीना मुकलो।
जिसने वॉलंटियर किया था। रिफ्यूलिंग में देरी और फ्लाइट प्लान पर कंफ्यूजिंग बैक एंड फोर्थ हुआ। कूपर ने अपने अंतिम निर्देश दिए, विमान मेक्सिको सिटी की ओर जाए, 10,000 फीट, 200 नॉट्स से कम, लैंडिंग गियर नीचे, विंग फ्लैप 15 डिग्री। यह कॉन्फ़िगरेशन एक लो एल्टीट्यूड, लो स्पीड पैराशूट जंप के लिए परफेक्ट था। रात में सुनसान टारमैक पर आइसोलेशन का एहसास गहरा हो गया। डी बी कूपर का प्रसिद्ध FBI स्केच, डार्क हेयर, चश्मे और सूट खोज का केंद्र बन गया। लगभग 7:40 पर फ्लाइट 305 फिर हवा में थी। सिएटल से उड़ान, डार्क स्टॉर्मी रात में दक्षिण की ओर। फ्लाइट क्रू बंद कॉकपिट में था। इंटरकॉम से कूपर से बात कर रहा था। उसने टीना मुकलो को निर्देश दिया। वह आखिरी व्यक्ति थी जिसने उसे देखा था। उसने कुछ बांध रखा था, शायद पैसे का बैग, अपनी कमर के चारों ओर। वह अंत तक शांत और पोलाइट था। केबिन अब उसका निजी डोमेन था। जेटलाइनर बारिश से भरे आकाश में धीरे धीरे चल रहा था। लगभग 8 बजे चेतावनी प्रकाश चमका। AFT एयरस्टेयर सक्रिय हुआ। पीछे की रिट्रैक्टेबल सीढ़ी। क्रू ने इंटरकॉम पर मदद की पेशकश की। कूपर का संक्षिप्त जवाब, नहीं। यह आखिरी कम्युनिकेशन था। लगभग 8:13 पर पायलटों ने दबाव में अचानक बदलाव महसूस किया। टेल सेक्शन का सूक्ष्म ऊपर की ओर आंदोलन। यह दर्शाता था कि कोई विमान से बाहर निकल गया था। दक्षिण पश्चिमी वॉशिंगटन के रगेड डेंसली फॉरेस्टेड विल्डरनेस में कहीं तूफानी रात के पिच ब्लैक में डैन कूपर कूद गया था। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से एक फ्रीजिंग विंड स्टॉर्म में कूद। जमीन का तापमान 0 के करीब था। उसने सिर्फ बिजनेस सूट और लोफर्स पहने थे। ये कंडीशंस हाई एल्टीट्यूड जंप के लिए इल इक्विप्ड थीं। उसके पास 21 पाउंड नकदी से भरा बैग था। उसने पैराशूट इस्तेमाल किए। उसका संचालन समझता था या नहीं पता नहीं। उसका कूदने का स्थान बस एक वाइल्ड गेस था। सिएटल और रेनो के बीच एक विशाल अनपॉपुलेटेड क्षेत्र में कहीं वह बस गायब हो गया। पायलटों ने रेनो में सुरक्षित लैंड किया। कानून प्रवर्तन ने विमान पर धावा बोला। खाली। क्रू कॉकपिट में सुरक्षित थे। केबिन की थरो सर्च में काली क्लिप ऑन टाई, 4 में से 2 पैराशूट और 8 सिगरेट स्टब मिले। इन मीगर रेमनेंट से पार्शियल DNA प्रोफाइल्स उठाए गए, पर उस युग में तत्काल उपयोगी नहीं। D.B. कूपर पतली हवा में चला गया। पीछे केवल एक लेजेंड छोड़ गया। जिस क्षण विमान रेनो में उतरा, अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े और सबसे गहन मैनहंट्स में से एक शुरू किया गया। FBI ने नॉरजैक के लिए जांच को कोड नेम किया और तुरंत यह हरकुलियन टास्क, कूपर कहां उतरा होगा, शुरू किया। फ्लाइट पाथ, मौसम की स्थिति और टेल सेक्शन के प्रेशर चेंज पर आधारित एक विशाल सर्च एरिया डिलिनिएटेड किया गया। हफ्तों फिर महीनों तक जंगल एग्जॉस्टिव और अंततः फ्रूटलेस सर्च का केंद्र बना। फोर्ट लुइस के सैनिक, FBI और स्थानीय कानून प्रवर्तन रगेड टेरेन को पैदल छानते रहे। कंडीशंस बहुत खराब थीं। ऊंचे डगलस फर्स, गहरी घाटियां, घना अंडरब्रश, सर्दियों में इम्पेनिट्रेबल। ऊपर से कैनपी ने कुछ भी नहीं दिखाया। जांचकर्ताओं को पता था कि ऑड्स स्टैक्ड थे। यदि वह जंप से बचा तो फ्रीजिंग विल्डरनेस में सरवाइव करना डॉन्टिंग था। कई विशेषज्ञों ने इसे असंभव बताया। 10,000 फीट, 200 मील प्रति घंटे की हवा, फ्रीजिंग रेन, एलीट पैराट्रूपर के अलावा किसी और के लिए सुइसाइड मिशन। चूंकि ग्राउंड सर्च में कोई बॉडी, कोई पैराशूट और कोई पैसा नहीं मिला, FBI ने ह्यूमन एलिमेंट पर ध्यान दिया। सैकड़ों संदिग्धों का इंटरव्यू, हजारों लीड्स, झात अपराधी और पैराट्रूपर्स की जांच, स्केच से फिजिकल मैचेस, फिर भी हर प्रॉमिसिंग लीड कोल्ड हो गई। वर्षों में केस फाइल बहुत बड़ा हुआ। काउंटलेस पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट, पुरुषों की मृत्युशैया कबूलनामे, परिजन सडन वेल्थ पर संदेह, रिचर्ड मैककॉय जूनियर से लेकर क्वाइट लोनर्स तक, हर सर्कमस्टेंशियल इशारे के सामने एक कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट था। हाईजैकर की पहचान उसके शरीर जितनी इल्यूसिव रही, एक भूत जिसने केवल सवाल छोड़े। लगभग 1 दशक तक कूपर का मामला निष्क्रिय पड़ा रहा। FBI के अभिलेखागार में धूल जमा करता एक ठंडा फाइल। भौतिक निशान गायब थे, कोई पैराशूट, कोई ब्रीफकेस, कोई शरीर नहीं, और एक भी $20 बिल प्रचलन में नहीं आया। फिर फरवरी 1980, ब्रायन इनग्राम, एक 8 साल का लड़का, कोलंबिया नदी के टेना बार पर पारिवारिक पिकनिक में रेत खोदते हुए
नकदी के 3 सड़ते हुए बंडल अनकवर करता है। रबर बैंड सड़े थे, बिल पानी से भरे और आंशिक रूप से डिकम्पोज्ड, पर अनमिस्टेकेबली पैसे। परिवार ने तुरंत अधिकारियों को खबर दी। FBI इलेक्ट्रीफाई हुई। प्रयोगशाला ने स्टनिंग कन्फर्मेशन दी। सीरियल नंबर कूपर के रैंसम मनी से पूरी तरह मेल खाते थे, लगभग $5,800। इसने साबित किया कि कुछ पैसा उसके साथ विमान से बाहर निकला, पर रहस्य गहरा हुआ। भूवैज्ञानिकों, जल वैज्ञानिकों ने दिखाया कि बंडल जानबूझकर दफन नहीं थे। शायद वाशोगल जैसी सहायक नदी से बहकर आए, सस्पेक्टेड जंप एरिया के करीब से। पैसा नदी में कैसे पहुंचा? जंप में खोया, या नदी में उतरा और डूबा, या बचकर दफनाया और इरोजन से निकला? केवल छोटा हिस्सा, वह भी बंडल्स में। खास तौर पर पजलिंग, यदि पूरा बैग खोया था तो इतनी कम राशि क्यों मिली? नदी किनारे की फुसफुसाहट लुभावनी थी, पर पहेलियों में बोलती इम्पेनेट्रेबल एनिग्मा में एक और परत जोड़ती। जुलाई 2016 में हाईजैकिंग के लगभग 45 साल बाद FBI ने घोषणा की। उन्होंने DB कूपर मामले की सक्रिय जांच बंद कर दी। संसाधन राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं की ओर मोड़े। वे कुछ भौतिक साक्ष्य स्वीकार करते रहेंगे, पैराशूट्स, रैंसम मनी, पर लीड्स का सक्रिय पीछा नहीं करेंगे। लगभग आधी सदी में पहली बार आधिकारिक खोज खत्म हुई, केस फाइल अभिलेखागार में, पर सार्वजनिक आकर्षण घटा नहीं। बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट्स, ऑनलाइन फोरम्स, एमेचर स्लूथ्स, डेडिकेटेड रिसर्चर्स, थियरीज प्लॉजिबल से फैंटास्टिकल तक। क्या वह जंप में मर गया? क्या वह बच गया और गुमनामी में रहा? अनुभवी पैराट्रूपर या डेस्परेट एमेचर? केंद्रीय प्रश्न आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं। आदमी की पहचान सबसे बड़ी पहेली, ऑर्डिनरी सिटीजन या करियर क्रिमिनल। उसका शांत, डिटैच्ड तरीका, न हिंसक, न एरेटिक, मेथोडिकल और प्रिसाइज, कूल डिमीनर और क्लीन एस्केप ने उसे इंट्रीग व आउटलॉ फोक हीरो ऑरा दिया। वह अथॉरिटी के डिफायंस का प्रतीक बन गया। उसने सिस्टम को हराया और रात में गायब हो गया। कहानी की शक्ति उसके अंतिम अध्याय के अभाव में है। यह रहस्य हमें अनुमान लगाने को आमंत्रित करता है। जीनियस या भाग्यशाली, हीरो या विलेन, क्लिप ऑन टाई, रिवर बैंक की डिकेइंग मनी। वह तूफानी रात में विमान से कूद गया, मामला बंद, पर रहस्य खुला। अमेरिकी चेतना में एक स्थायी प्रश्न चिन्ह लटका है।